हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग ये जो प्रश्नावली क्रमांक 2 था, ठीक है, इसे हमने कंप्लीट किया। पिछले वीडियो को आप देखे होंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आगे टॉपिक में जा रहे हैं। तो आगे क्या है, थोड़ा थ्योरी वाला टॉपिक है, ठीक है, थ्योरी वाला टॉपिक है। तो इसे हम बुक से ही पढ़ा देते हैं आपको। तो चलिए इसको शुरू करते हैं पढ़ने का। तो हमारा टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंडन, ठीक है, बहुपदों का गुणनखंडन, अंग्रेजी में बोलेंगे फैक्टरिंग पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब बोलता है कि अभी तक हमने देखा कि किसी बहुपद, ठीक है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन चालू होता है कि किसी बहुपद को किसी अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है, तब शेषफल शून्य होने पर हम यह कह पाते हैं कि वह भाजक बहुपद भाज्य बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि यदि शेषफल शून्य होता है, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय वही बोलता है, उसका विलंब भी वही बोलता है कि शेषफल शून्य हो, ठीक है, यदि r बराबर 0 हो, ठीक है, शेषफल 0 होगा, तो जो g(x) है वह px का क्या रहता है, गुणनखंड, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पिछले वीडियो को। तो ये बोल रहा है, ठीक। अब बोलते हैं कि इससे हम बहुपद के गुणनखंड को नहीं ढूंढ सकते, तो हम उन बहुपदों तक कैसे पहुँचें जो किसी बहुपद के गुणनखंड हैं, ठीक है। हम बहुपदों के प्रकार के आधार पर उनके गुणनखंड प्राप्त करते हैं, ठीक। अब उनके प्रकार के आधार पर क्या करेंगे, उसके गुणनखंड को हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ एक घाती एवं द्विघाती बहुपदों के गुणनखंडन की चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या सीखा कि जो शेषफल यदि शून्य हुआ तो बहुपद के क्या रहेगा, जो g(x) है वह px का क्या रहेगा, गुणनखंड रहेगा, ठीक है। और आगे हम एक घाती, द्विघाती और बहुपदों के गुणनखंड की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड का मतलब समझो पहले। किसी संख्या का गुणनखंड का अर्थ क्या है, तो उसे ऐसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है जिसका गुणा करने पर वह पुनः प्राप्त हो जाए, ठीक है। गुणनखंड का क्या अर्थ है, गुणनखंड, ठीक है, तो गुणा के रूप में टूटा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है ये वाला एग्जाम्पल को आप देखिए, 6 को कैसे तोड़ दिया है, 2 गुणा 3 करके, क्यों, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो फिर से क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक। और यहाँ पर देखो कि ये 12 से को तोड़ा गया है, 12 को तोड़ा गया है, 12 को ऐसे तोड़ा गया है, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, तो हो गया 4 गुणा 3, फिर ये 12। तो गुणा के माध्यम से क्या है, इसको तोड़ना है, और जब उसका गुणा हो आपस में तो संख्या क्या हो जाएगी, पुनः प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो ये मैंने बताया आपको और ये बताया। तो ये बोल रहा है कि एक अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। जैसे 12 को निकालेंगे, पहले 2 से देंगे भाग, तो 2 छक्के 12, फिर 2 से जा रहा है तो 2 तिया 6, अब 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो इस प्रकार से मिला, और इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे तोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी बहुपद के गुणनखंड की बात करते हैं तो उसका आशय होता है कि बहुपदों को ऐसे सरल बहुपदों के रूप में तोड़कर लिखना जिन्हें गुणा करने पर वही बहुपद मिल जाए, ठीक है। जैसे हम अंक को लिख रहे हैं सरल रूप में, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, 6 को लिख रहे हैं 2 गुणा 3, वैसे इधर जो बहुपद रहेगा, ठीक है, उसको भी हम तोड़ कर लिखेंगे, ये बोल रहे हैं। बहुपदों के गुणनखंड करने के कुछ तरीके, जैसे हम कभी क्या कौन कौन से तरीके हैं, देखो, कभी उभयनिष्ठ बहुपद की पहचान करके गुणनखंड करते हैं, तो कभी निम्नलिखित सर्वसमीकाओं के उपयोग से। तो देखो सर्वसमीका के उपयोग से कैसे यहाँ पे लिखा गया है, तोड़ के या गुणनखंड करके, ठीक है। ये सर्वसमीका होता है एक सूत्र, a का वर्ग धन b, a धन b पूरे का वर्ग, इसका होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो बहुत सारे और आगे होते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे इसका सब निर्माण होता है, ठीक।
तो ये हो गया। अब देखो नया चीज ये हो गया आपका एक समापक आ गया यहाँ पे कि उभयनिष्ठ गुणांक निकाल के, ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड प्राप्त करना। तो कैसे उभयनिष्ठ निकाल के हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे? तो देखो उभयनिष्ठ बहुपद निकालकर गुणनखंड प्राप्त करना जितना संभव हो पाता है, जबकि बहुपद के सभी पदों में वह बहुपद मौजूद हो। आगे के कुछ उदाहरणों में समझा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी उभयनिष्ठ निकलेगा वो क्या होना चाहिए? सभी पद में होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लिया है 16, ठीक है, यहाँ पर आपको समझाते हैं। 16 क्या दिया है इसको गुणनखंड कैसे किया है? इस प्रकार से दिया है 12x + 4x², ठीक है। फिर ये 12x को तोड़ा, क्या लिखा है इसको? 4 × 3x, फिर ये 4 को भी इस प्रकार से तोड़ दिया x को, ठीक है। अब दोनों धन के बीच में एक 4 बार दोनों में है वो उसको निकाल लिए। यहाँ पर का x है, यहाँ पर का x निकल गया, तो अंदर में क्या बच गया? यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे आखिर में क्या बच जाएगा? x, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला टर्म आया, ठीक। सेम है, पहले तोड़ा गया है 12 को। इसको देख लो आप 17 को, इसको कैसे तोड़ा है? मतलब उसमें उभयनिष्ठ निकाल कर उसका गुणनखंड कैसे किया है? ये बहुपद के रूप में है, देखो AB धन AC, ठीक है। 17 वाला बता रहे हैं ABAC धन A वर्ग, तीनों में A कॉमन है, ठीक है। पहले इसको तोड़ के लिख दो, A × B धन A × C धन A × A, ठीक। अब इसमें देखो तीनों में A कॉमन है, A बाहर आ गया, यहाँ बचा B, यहाँ बचा C और यहाँ बचा A, ठीक है। इसको आप जमा के लिखोगे A धन B धन C, चक्री क्रम में लिखते हैं, ठीक है। जमा के लिखना मतलब चक्री क्रम में लिखना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आया 17। अब आपको 18वां बता देते हैं। 18वां में क्या हो रहा है? क्या दिया है? 2x³ + 4x, ठीक है। अब इसको 2 × x को 3 बार तोड़ दो और ये 4 को भी एक तोड़ दो, ठीक है। 4 और टूटेगा, ये 2 × x धन x धन x धन 2 × 2 × x, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 2 है, वहाँ 1 2 है, निकाल दिया बाहर, निकल गया। और वहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो साथ में 100 को भी निकाल दिए। अब यहाँ इधर धन चिन्ह के इस बार 2 100 बचा, तो x² और इधर 1 ठो 2 बच बचा तो 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका आया, ठीक। तो दोस्तों आपका जो 17वां था वो इस प्रकार से हो गया कंप्लीट। 18 हो गया, सॉरी। अब ये वाला टॉपिक को आपको पढ़ाऊँ, थ्योरी है तो सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए? उभयनिष्ठ से समझे। किससे समझ गए? उभयनिष्ठ निकाल कर गुणनखंड प्राप्त करना। अब समझेंगे सर्वसमीकाओं के उपयोग से गुणनखंड प्राप्त करना। तो बोल रहा है कि ये दिया है कि क्या आप x² - 4 फिर ये तीनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ बहुपद पहचान कर गुणनखंड पता कर सकते हैं, है ना? ये पूछ रहा है। अब आइए बोलता है ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक बहुपद के पदों को देखने से हमें पता चल रहा है कि इसके सभी बहुपद में कोई भी पद एक जैसे नहीं है, ठीक है। उभयनिष्ठ निकालने के लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2x है, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर x है, फिर y है, ठीक है। और फिर यहाँ धन है, फिर यहाँ पे दे दिए हैं 2 × y, ठीक। तो उभयनिष्ठ अगर निकलेगा उसका तो यहाँ दोनों में है 2 इसलिए बाहर आएगा, और दोनों में y है इसलिए वो बाहर आएगा। तो यहाँ बच जाएगा x और वहाँ क्या बच जाएगा? कुछ नहीं तो 1। तो इस प्रकार से इसका निकलेगा। तो बोल रहा है कि दोनों पद में वो संख्या होना चाहिए उभयनिष्ठ निकाल कर यदि आप गुणनखंड करेंगे तो, ठीक। अब देखिए कि इसका जो है निम्नलिखित होगा, क्या होगा? गुणनखंड। कैसे? तो देखिए क्या किया है, x, यहाँ थोड़ा इसको कम करते हैं हम, क्या है? x² - 4 है, ठीक है। x² को उसको क्या लिख दिया है? 4 को क्या लिख सकता है? 2 का वर्ग, ठीक है। अब ये किस रूप में आ गया? ये फार्मूला के रूप में आ गया,
ठीक है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो इसका फार्मूला का क्या होता है, ये फार्मूला का होता है ए धन बी ए ऋण बी। ठीक है, तो वैसे ये जब लिखाएगा तो ये क्या लिखाएगा, x + 2 x - 2। ठीक है, तो ये सर्व समीकरण की सहायता से ऐसे बना। ठीक, एक और दिया है एग्जाम्पल, इसको भी देख लो आप, ये वाला को इस रूप में है, तो इस रूप में ये कैसे बन रहा है, तो इसको आप समझिए। तो ये वाला रूप में है, कंपेयर करो। हम लोग a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग को क्या लिख सकते हैं, a धन b पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें यहाँ पे x² है और यहाँ पे जो 6x है उसको 2 गुणा 3x, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो आप। और फिर यहाँ पे जो 9 है उसको 3 के वर्ग के रूप में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये सीधा लिखाएगा x धन 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये, ठीक। और x धन 3 का स्क्वायर है, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हो, x धन 3 गुणा x धन 3। ठीक, तो इस प्रकार से। अब ये जो है तीसरा तरीका है कि a² धन b धन c के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, कौन कौन सा हम लोग देख लिए, एक तो देख लिए कि उभयनिष्ठ से, ठीक है, उभयनिष्ठ से हम गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम सर्व समीकरण, ठीक है, जो सूत्र है उसकी सहायता से याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम देख रहे हैं कि मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, और ये x धन b x² धन b x धन c के रूप में इसको जमा कर। ठीक है, तो चलिए तीसरा तरीका है, इसे भी आप समझ लीजिए। तो बोलता है कि अभी जो हम लोग किए एक गुणनखंड, ये जो है इस पर विचार करते हैं। ठीक है, क्या किसी सर्व समीकरण के रूप में लिख कर इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो सर्व समीकरण के रूप में तो लिख के नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस बहुपद को हम किसी भी ज्ञात सर्व समीकरण के रूप में नहीं दर्शा पा रहे हैं। ठीक, सही बात है, क्योंकि उसमें 5 है और 6 होता है, टूटेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। ठीक है, उसको आगे और समझेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार से मध्य पद को तोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ से पढ़ते हैं, इस प्रकार के बहुपदों के गुणनखंड करने के लिए हमें उनके मध्य पद को 2 ऐसे भागों में, यहाँ पे बताएगा 2 ऐसे भागों में तोड़ने की ज़रूरत होती है जिनका योग मध्य पद के बराबर हो। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जैसे 3 पद हैं, जैसे ये x² धन b x धन c है। ठीक है, तो उसका जो योग है वो मध्य पद के बराबर हो अगर आप तोड़ोगे तो, लेकिन उनका गुणनफल बहुपद के प्रथम एवं अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, तो उसका जो मध्य पद है वो जुड़ेगा। ठीक है, तो इस मध्य पद को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जो b का वैल्यू होगा वो बोल रहा है कि प्रथम पद और अंतिम पद के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से b का वैल्यू, जैसे b का वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है, तो वो इस प्रकार से 2 धन 3 ऐसे करके टूट सकता है। ठीक है, तो चलिए और आगे इसको देखते हैं तो और आपको समझ आएगा अच्छा से। जैसे ये वाला उदाहरण को ले लिए हैं। ठीक है, अब देखो इसका मध्य पद को कैसे तोड़ा है। तो ये जो x² फिर है प्लस 5x प्लस 6, ठीक, इसको x² प्लस, अब देखो कि 5 और x को कैसे तोड़ा है, 2 धन 3 करके तोड़ा है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x धन 3x। ठीक है, ये वाला हो गया। और फिर आपका ये 6 है, 6 को आप इस प्रकार से तोड़ दिए, 2 जो 3। ठीक है, अब जो मध्य पद है यहाँ पर देखिए कि जो b का वैल्यू है, जो अंक है, इसको आप इसी प्रकार से लिखिए अभी 2 + 3, इसके बाद ये x। ठीक है, अब b का जो वैल्यू है, तो b का वैल्यू क्या है,
b के दो पद हैं, ये वाला, तो इसको हम लोग तोड़ दिए, तो b का जो मान है 5 वो उन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको देखिए, आप इसको तोड़ दिया। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस ये कितना हो गया 2 इंटू 3। ठीक, अब जो पद है इसको कॉमन निकालते हैं, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, तो x कॉमन निकला तो x धन 2 बचेगा, इसमें 3 कॉमन है तो यहाँ भी x धन 2 बचेगा। ठीक है, अब ये x धन 2 इसमें कॉमन है तो x धन 2 कॉमन निकाल लिए और इधर अंदर में बच गया फिर x धन 3। ठीक, इस प्रकार से ये वाला आपका आया। ठीक है, बहुत आसान है, पहले 5 को तोड़ा है 2 धन 3 करके, फिर ये x से 2x 3x हो गया, फिर इतना को हम लोग एक साथ में लिए। ठीक है, और इतना को एक साथ में लिए, इसमें से x कॉमन था, x बाहर आया, इसमें 3 था, फिर सब में ये दोनों कॉमन था तो ये बाहर आया और ये हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ। अब आगे आप और देख सकते हैं कि नीचे और हमें दिए हुए हैं, इसे आप देखिए, ये a धन b के रूप में है। तो दोस्तों अब हम इस तरीकों को सीखने के लिए निम्नलिखित व्यंजक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, x प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक, तो इसका जब गुणा किए तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ पर जब कुछ नहीं तो क्या है, एक का गुणा हो रहा है, इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब देखो एक्स धन अल्फा व एक्स धन बीटा के गुणनफल के रूप में प्राप्तान व्यंजक को ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो व्यंजक है देखो, ए स्क्वायर धन ए धन बी एक्स, ये बीटा है, अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा बीटा। ठीक, और इसका हम लोग ए एक्स स्क्वायर धन बी एक धन सी से तुलना करेंगे, तो जो ए का मान आएगा वो 1 आएगा, बी का जो मान आएगा वो अल्फा धन बीटा आएगा और सी का मान आएगा वो अल्फा बीटा आएगा। कैसे आएगा, तो देखो ये कट गया, यहाँ से ये कट गए और यहाँ पे ये तो खुद कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अचर राशि। तो क्या बोल रहा है कि जो इसके गुणनफल हमें प्राप्त हुए से हमने इससे कंपेयर किया तो हमें ये तीनों का क्या मिला, मान मिल गया। ठीक है, निकाल लिए बी सी का मान। अब ये बोल रहा है कि मध्य पद को जब किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर धन बी एक धन सी के रूप में किसी को प्राप्त करने के लिए प्रथम पद एक्स स्क्वायर के गुणांक ए व अंतिम पद सी। ठीक है, तो प्रथम पद जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और अंतिम पद जो सी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक और अंतिम पद सी। ठीक है, तो ए सी, ठीक है, का गुणा करते हैं। ठीक है, ए और सी का गुणा करेंगे तथा प्राप्त गुणनफल के दो ऐसे गुणनखंड प्राप्त करते हैं जिनका योग मध्य पद एक्स के गुणांक बी के बराबर हो। ठीक है, तो ए सी का हम लोग देखेंगे कि ए सी का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, दो ऐसे गुणनखंड आएंगे जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे, मान ले जाए b1 प्लस b2, दो प्राप्त करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b मिलेगा, और वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ये बोल रहा है, तो आगे हम उदाहरण से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए इतना ही। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने इसमें गुणनखंड करने का तरीका सीखा। पहला हमने सीखा कि उभयनिष्ठ निकाल कर कैसे गुणन करेंगे, दूसरा हमने सीखा कि सर्व समीका से कैसे गुणनखंड याद करेंगे, तीसरा हमने सीखा कि मध्य पद को तोड़कर, ठीक है, किससे तुलना करना है, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से तुलना करके गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के जो उदाहरण है, जो प्रश्न है, वो गुणनखंड पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे।